नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाई एस एल बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शंकरलाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स SBD गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। हम पढ़ रहे हैं क्वांटम फिजिक्स की प्रथम यूनिट। मैं आपको करवा रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन करवा चुका हूँ तथा कॉम्पटन इफेक्ट हम कर रहे थे। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या हमने रेलेजेंस व विन के नियम से की, जो कि क्लासिकल बेस्ड थे। उनसे व्याख्या नहीं हुई तो क्वांटम थ्योरी प्लांक ने दी, और प्लांक की क्वांटम थ्योरी से हमने क्या किया, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व था उस कर्व की हमने क्या की, व्याख्या की। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया गया। वहाँ भी हमने क्या किया कि क्लासिकल थ्योरी क्या होगी, फेल होगी, और आइंस्टीन ने क्वांटम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आधार मानते हुए उसकी व्याख्या की। और उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट, जो मैं पिछले वीडियो में आपको मैंने करवाया कि जब कोई भी एक्सरे है वो किसी टारगेट से स्कैटर्ड होती है, तो स्कैटर्ड जो एक्सरे होती हैं उसमें जो फ्रिक्वेंसी होती हैं वो फ्रिक्वेंसी मूल जो आपकी फ्रिक्वेंसी है उससे क्या प्राप्त होती है, कम, मतलब प्राप्त होती है। यानी जो वेवलेंथ है वो उनका क्या होता है, बढ़ा हुआ प्राप्त होता है। और जो वेवलेंथ का जो अंतर होता है उसको हमने क्या कहा था, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट कहा था, कॉम्पटन विस्थापन कहा था। अब जो फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी थी वो ये थी कि अगर आपका कोई भी एनर्जी अगर आप एटम पे डालेंगे तो एनर्जी क्या करेगा, एटम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा या ओसिलेट होगा। और ओसिलेट, अगर चार्ज पार्टिकल ओसिलेट होता है तो सेम वेव जनरेट होती है, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। अर्थात जो इंसिडेंट एक्सरे हैं एंड आपकी स्कैटर्ड एक्सरे हैं, उन दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो क्वांटम थ्योरी से क्या व्याख्या की गई, यहाँ पे एक बेसिक बड़ी ही अच्छी बात निकल के आती है कि इस प्रयोग से क्या है, ये व्याख्या होती है, ये प्रूव हो जाता है कि लाइट है या एक्सरे जो है एज ए फोटोन, यानी एज ए पार्टिकल बिहेव कर रही है। यानी पार्टिकल की इलेक्ट्रॉन से टक्कर हो रही है। जिस प्रकार से आप कंचे खेलते हैं उस प्रकार से जो टक्कर होती है, उसी प्रकार यहाँ पे कौन सी नेचर प्रूव हो रही है, नेचर जो प्रूव हो रही है वो है आपकी पार्टिकल नेचर, आपकी किसकी, एक्सरे की। तो एक्सरे की इलेक्ट्रॉन से टक्कर हमने करवाई, और उस टक्कर से हमने दो जो बेसिक कंजर्वेशन लॉ थे, जो कोलिजन आपकी इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक जो कोलिजन है आपकी, उनमें एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटा कंजर्वेशन से हमने तीन समीकरणें प्राप्त की। क्योंकि मोमेंटा कंजर्वेशन है उसमें डायरेक्शन एक्स एंड वाई दोनों के अलोंग आपका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और तो जो एक्स और वाई के अकॉर्डिंग हमने मोमेंटा कंजर्वेशन जो लगाया उसमें कोस थीटा एंड साइन थीटा की टर्म अलग लेकर हमने उसका वर्ग किया, तथा जो आपकी एनर्जी कंजर्वेशन से जो टर्म आई आपकी उसको वर्ग करके उसमें से घटा दिया। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में हमने कुछ आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी से m इक्वल टू m0 बाई √1 - p² /c² का फॉर्मूला लगाते हुए एक टर्म को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। और बाद में हमने क्या लगाया, s2h² न्यू डैश का भाग लगाया। तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आए 1 - cos⁡φ के पदों में। तो वो हमारे पास न्यू के पदों में फिर c का हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू h/m0c और होल बाई 1 - cos⁡φ हमारे पास एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ। कॉम्पटन विस्थापन इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाई 1 - cos⁡φ। ये हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ। मैं यहाँ तक आपको करवा चुका हूँ। ओके, अब देखिए न्यू टॉपिक आपका आज का हमारा। अब जो रिकॉइल जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके डायरेक्शन क्या कैसे ज्ञात करें, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन यहाँ देखिए, पीछे वाले डेरिवेशन में आपको दिखाता हूँ। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग के बाद कहाँ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ था। अगर यहाँ पे थीटा है जो फोटोन की डायरेक्शन, तो ये थीटा, ये कैसे ज्ञात करेंगे।
आपने जब यहाँ पे मोमेंटा कंजर्वेशन जब लगाया आपने, तो आपको दो समीकरण प्राप्त हुई, स्पष्ट दिख रही है। ये जो दोनों समीकरण हैं, ये दोनों समीकरण आपने कोस थीटा और साइन थीटा अलग लिया, तो यहाँ से थीटा की टर्म एक साइड में है, बाकी फाई की टर्म अदर साइड में है। फाई की टर्म यहाँ है और थीटा की टर्म यहाँ है। अगर आप डिवाइडेशन कर दें, यानी इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2 कर दें, तो एम वी से एम वी कैंसिल हो जाएगा, इधर टेन थीटा रहेगा, इधर एच अपॉन सी भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी राशि आपकी देखिए क्या रिजल्ट आता है। हमारा रिजल्ट आता है इक्वेशन 3 में डिवाइड बाई इक्वेशन 2। आपका जो रिजल्ट था वो आया, तो टेन थीटा इक्वल टू न्यू डैश साइन फाई न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। ओके, अब देखिए यहाँ से मैंने एक न्यू डैश का मैंने यहाँ पे भाग लगाया, जो ऊपर जो न्यू डैश है उसका मैंने भाग लगा दिया, ऊपर साइन फाई और नीचे न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस कोस फाई। न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू यहाँ से आपने जो कॉम्पटन विस्थापन सूत्र था, उस विस्थापन सूत्र का उपयोग करते हो आपने याद की, तो आपके पास एच न्यू टेन थीटा इक्वल टू साइन फाई बाई एच न्यू एम नोट सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कोस फाई, और फिर आपका 1 माइनस कोस फाई। अगर 1 माइनस कोस फाई अगर आप कॉमन ले लें यहाँ और यहाँ से, तो 1 माइनस यहाँ बचेगा एच न्यू एम नोट सी स्क्वायर प्लस 1 एंड ऊपर आपका आएगा साइन फाई। तो ये आपकी टेन थीटा डायरेक्शन जो आगे रिकॉइल जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन क्या है। अब देख ले, रिकॉइल जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो यहाँ पे जो फोटोन की एनर्जी में जो हाश होगा वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ऑब्जर्व कहाँ से की, यानी इसकी और इस जो स्कैटर्ड एंड जो इंसिडेंट एक्सरे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी में चेंज आया, तो वो जो एनर्जी थी वो गई कहाँ, वो एनर्जी गई कहाँ यहाँ से, तो वो एनर्जी गई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, वो रिकॉइल जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी में वो चली गई। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा, क्या फॉर्मूला है आपके पास कि जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फोटोन की ऊर्जा में जो ह्रास हुआ है उसके बराबर। तो प्रारंभ में उसकी एनर्जी एच न्यू थी और बाद में एनर्जी आपकी कम होकर एच न्यू डैश रहेगी, तो दोनों का अंतर जो आएगा, डिफरेंस जो आएगा, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एच न्यू इक्वल टू 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू। ओके, न्यू डैश अपॉन न्यू का मान हम जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सॉरी डायरेक्शन जब निकाल रहे थे, तो हमने यहाँ पे निकाला था न्यू अपॉन न्यू डैश इक्वल टू एच न्यू बाई एम नोट सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कोस बाई। ओके, तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं, आपके पास रिजल्ट जो है वो ये आया। ओके, तो ये रिजल्ट आया, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई एच न्यू मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कोस फाई प्लस एम नोट सी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए एक जो कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न आता है ये आपका, हाँ, एक जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, एक स्पेशल कंडीशन है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब फाई का मान 180 डिग्री होगा, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन को अधिकतम काइनेटिक एनर्जी प्रदान करेगा, यानी फोटोन टकराया और वापस लौट गया। तो इस स्थिति में कोस फाई का मान क्या आएगा, -1 होगा। कोस फाई का मान क्या होगा, -1 होगा। तो अगर ये मान आप काइनेटिक एनर्जी में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ये 1 + 1 2, यहाँ भी 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो 2s स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई 2h न्यू प्लस एम नोट सी स्क्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम जो विस्थापन होता है वो भी मैंने बताया नहीं, पीछे मैं बता के आता हूँ आपको वापस से, ये भी कई बार आता है कि अधिकतम विस्थापन कितना हो सकता है। तो लैम्डा जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, ये जो पद है इस पद में 1 माइनस कोस फाई है, तो कोस फाई का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। कोस फाई का मान आपको पता है, कोस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसके बीच में रहती है हमेशा। अगर आप यहाँ पे 1 में से आप ऐड करें तो इसका मल्टीप्लाई होगा h अपॉन एम नोट सी स्क्वायर या कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी से। तो इसका न्यूनतम मान देखना है, कोस फाई का सबसे कम मान ऋणात्मक में क्या होगा, -1 होगा। माइनस और माइनस यहाँ से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम जो होगा, लैम्डा जो मैक्सिमम होगा ये कितना हो सकता है, 2 लैम्डा सी हो सकता है। लैम्डा सी यहाँ पे क्या कॉम्पटन वेवलेंथ है, तो
इसका क्या हो सकता है, डबल हो सकता है। अगर डबल होगा तो अगर ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 0.024 एंगस्ट्रॉम जो है वो वैल्यू आपकी हो जाएगी। मैक्सिमम जो होगा लैम्डा मैक्सिमम, यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखने, डेल लैम्डा मैक्सिमम होगा वो होगा आपका 0.0484। ठीक है, तो ये कंपटीशन एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कॉम्पटन जो विस्थापन है वो कब अधिकतम होता है, तो वो होता है 180 डिग्री पर। ठीक है, और अधिकतम जो विस्थापन है, मैक्सिमम कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट है वो 0.0484 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, एंड कॉम्पटन जो वेवलेंथ होता है वो 0.0242 होता है आपका। ओके, तो ये था आपका तीसरा फिनोमेना। थर्ड जो फिनोमेना था तो मैंने आपको ये बता दिया। अब इस यूनिट का केवल एक ही पॉइंट रहा है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। ओके, तो दोबारा से थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ाया गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, व्याख्या किससे, विन से एंड रेलेजन से, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एंड क्वांटम थ्योरी के अनुसार मैक्स प्लांक ने की। ठीक है, उसके बाद आपका आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लासिकल थ्योरी फेल, क्वांटम थ्योरी से हमने इसकी व्याख्या की। उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट, क्लासिकल थ्योरी फेल, हमने क्वांटम। अब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। अब क्या है यहाँ पे कि जो आपकी लाइट है, जो लाइट है वो वेव की नेचर में भी रहेगी और पार्टिकल के नेचर में भी रहेगी, यानी इसकी ड्यूल नेचर होगी। जो भी आपका प्रकाश है, लाइट है, उसकी ड्यूल नेचर है। तो ड्यूल नेचर के कारण क्या होगा, इसकी जो कोई भी पार्टिकल है उसका मोमेंटा एंड, मतलब जो मैं आपको बीच में भी एक बार एक वीडियो में करवाई है कि लाइट की जो ड्यूल नेचर है वो आइंस्टीन एंड प्लांक के मिक्स फॉर्मूले से प्रूव हो जाती है, तथा उसी को आधार मानते हुए डी ब्रोगली ने पार्टिकल की वेव नेचर दी, यानी ड्यूलिटी थ्योरी आपकी दी है डी ब्रोगली ने। तो यहाँ पे उसी को आधार मानते हुए हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया है। तो वो फिनोमेना भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये तीन फिनोमेना आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, चौथा फिनोमेना मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।